नमस्कार दोस्तों, कई तैयारी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए अधिक से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करते हुए आज की क्लास में और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे उनके विद सॉल्यूशन के साथ, ताकि परीक्षा में कोई अन्य तथ्य भी घुमा फिरा कर पूछ लिया जाए तो आसानी से आप उनका सही आंसर दे सको। किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी हिंदी संबंधी परीक्षा हो, एनटीए नेट की परीक्षा हो या कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफ़ी मददगार साबित होगी। तो देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आज की क्लास की शुरुआत कर लेते हैं प्रश्न नंबर 1 से, क्योंकि सफलता का राज क्या है? निरंतर अभ्यास। इसी उद्देश्य के साथ धीरे धीरे हम जो है अपनी परीक्षाओं की तैयारी को करते हुए आगे बढ़ रही है। तो देख लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 में पूछा हुआ है, कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? तो भारतेंदु युग के मंडल के अंतर्गत कौन सा कवि नहीं आता, ये पूछा हुआ है। प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट और प्रेमघन, तीनों के तीनों कवि जो हैं भारतेंदु मंडल के अंतर्गत आने वाले कवि है। लेकिन श्रीधर पाठक जो है द्विवेदी युग के कवि है, द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं। स्वच्छंदतावादी कवि रहे हैं ये, और ये भी ध्यान रखना है। भारतेंदु मंडल के और अन्य कवि कौन कौन रहे हैं ये भी हम देख लेते हैं, ताकि और अन्य कवि अगर ऑप्शन में दे दिए जाए तो आसानी से आप उनको पहचान सको। तो भारतेंदु एवं उनका मंडल के अंतर्गत आने वाले जो प्रमुख कवि है वे है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, नवनीत चतुर्वेदी, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास आदि। ये सभी कवि जो है भारतेंदु मंडल के अंतर्गत आने वाले कवि है। इनको आपको जो है 1-2 बार रिवाइज कर लेना है ताकि ये आपको याद हो जाए। और रही बात श्रीधर पाठक जी की, तो श्रीधर पाठक मैंने आपको बताया है द्विवेदी युग के अंतर्गत आने वाले स्वच्छंदतावादी कवि हैं। आगे बढ़ते हैं। एक भारतीय आत्मा नाम से कविता की रचना किसने की? तो वो एक भारतीय आत्मा नाम से कविता की रचना करने वाले भाई माखनलाल चतुर्वेदी जी हुए हैं। यहाँ पर आंसर थोड़ा गलत हो गया, ये ऑप्शन में थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गए, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। तो एक भारतीय आत्मा जो है माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा जो है रचना की गई। और माखनलाल चतुर्वेदी का जो उपनाम है वो क्या है? एक भारतीय आत्मा, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 1963 में पद्म भूषण की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3, सांप्रदायिक विद्वेष और विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास इनमें से कौन सा है? जो सांप्रदायिक विद्वेष व विभाजन की त्रासदी पर आधारित जो उपन्यास है इनमें से माना जाता है तमस। तमस उपन्यास जो है विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास है। और अन्य इससे संबंधित तथ्य जब हम देखें, तमस उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा सन 1973 ईस्वी में लिखा गया। यह उपन्यास 1947 के मार्च अप्रैल में पंजाब में हुए भयानक सांप्रदायिक दंगों पर आधारित उपन्यास है। और इसमें लाहौर के आसपास 5 दिनों की कहानी वर्णित है। तमस में सांप्रदायिक उन्माद के चित्रण के साथ साथ उन स्थितियों और कारणों का भी चित्रण किया गया है जिसके फलस्वरूप आपसी विमर्शा के दंगों का रूप जो है ले लिया है। उसके बाद झूठे सच की बात करें तो झूठा सच जो है यशपाल जी द्वारा लिखा गया एक प्रमुख उपन्यास है। काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, रिपीट होता है बार बार, तो आपको ध्यान रखना है। झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है? यशपाल जी। 2 भागों में इसे प्रकाशित किया गया है। पहला भाग वतन और देश 1958 में, दूसरा भाग देश का भविष्य 1960 में। आगे बढ़ते हैं। 6 वर्ष 1924 का प्रश्न नंबर 6 है ये हमारा, शायद वर्ष 1924 का हिंदी साहित्य, वर्ष 1924 का हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? यानी कि हिंदी जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है हिंदी भाषा में किसे दिया गया? वर्ष 2024 के अंतर्गत प्रश्न में पूछा गया है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कारों से संबंधित भी एक प्रश्न अवश्य ही परीक्षाओं में पूछा जाता है। और करंट ये जो प्रश्न है हमारा, ये करंट से संबंधित है।
करंट से संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में अवश्य ही पूछे जाते हैं। इसलिए जो हाल फिलहाल जो रचनाएं लिखी गई, जिन रचनाओं पर पुरस्कार प्राप्त हुए, वे तो आपको जो है अवश्य ही याद करनी है। उनमें से 2 या 3 प्रश्न अवश्य ही परीक्षा में पूछे जाएंगे, ध्यान रखना है। तो साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है 2024 का, वो किसे प्राप्त हुआ, ध्यान रखना है, गगनगिल को। तो गगनगिल को 2024 का साहित्य अकादमी अभी हाल फिलहाल ही प्राप्त हुआ है। तो देख लेते हैं गगनगिल की जो कविता संग्रह है, एक दिन लौटेगी लड़की, अंधेरे के बुद्ध, यह आकांक्षा समय नहीं, थपक थपक दिल थपक थपक, 2003 की रचना है इनकी, जब तक आई बहार। इस रचना पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है भाई, जब तक आई बहार। रचना कब की है, 2018 की। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ, 2024 के अंतर्गत, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। मैं जब तक आई बहार एवं 4 गद्य पुस्तकें दिल्ली के उन्नीदे अव्वाक देह की मुंडेर पर 2018 में ये प्रकाशित हो चुकी है। इनकी ये 4 गद्य पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है गगनगिल की। गगनगिल को साहित्यिक अवदानों के लिए 1984 में भारत भूषण अग्रवाल से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1989 में सृजनात्मक लेखन के लिए संस्कृति पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। मैत्री पुष्पा के किस उपन्यास में ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण हुआ है। तो मैत्री पुष्पा के इनमें से जो है चाक उपन्यास में ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण किया गया है। तो देख लेते हैं इससे जुड़े हुए और अन्य कुछ तथ्य हैं। मैत्री पुष्पा के चाक उपन्यास के ब्रज क्षेत्र जीवन का यथार्थ चित्रण है। चाक उपन्यास 1997 में प्रकाशित हुआ। विषय रहा ब्रज क्षेत्र के अतरपुर गांव के किसान जाटों का व स्त्री मनोभावों का चित्रण किया गया है। अतरपुर गांव का किसानों का चित्रण व जो है स्त्री के मनोभावों का चित्रण इस उपन्यास में दिखाया गया है। और कहाँ के क्षेत्र में, ब्रज के क्षेत्र के। आगे बढ़ते हैं। पात्र की बात करें, चाक उपन्यास के जो प्रमुख पात्र रहे हैं उनका नाम है रेशम, सारंग, गुलकंदी और रंजीत। तो ये इनके प्रमुख पात्र हैं। इदनमम 1994 बुंदेलखंड के परिवेश व ग्रामीण समाज का जीवनांत चित्रण व जुझारू स्त्रियों के संघर्ष का चित्रण है इस उपन्यास के अंतर्गत। झूला नट के अंतर्गत जो है कृषि के संलग्न जाट समुदाय के जीवन का चित्रण है। और अलमा कबूतरी जो उपन्यास है उसके अंतर्गत बुंदेलखंड के बसने वाली कबूतरा जाति के जीवन का संघर्ष का चित्रण दिखाया गया है। और अन्य उपन्यासों की बात करें तो इनके उपन्यासों में स्मृतिदंश, बेतवा बहती रही, त्रियाहट, ये सभी उपन्यास इनके अन्य उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न नंबर 8। सात्विक अनुभाव का भेद नहीं है, इनमें से कौन सा सात्विक अनुभाव का भेद नहीं है। तो आंसर हो जाएगा हमारा उच्छ्वास। तो गहरी सांस, उच्छ्वास का अर्थ होता है गहरी सांस या मन में कोई कष्ट या वेदना होने के कारण ली जाने वाली लंबी सांस। तो ग्रंथ का कोई अध्याय, ये भाई थोड़ा यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया। उसके बाद देख लेते हैं सात्विक अनुभाव। सात्विक अनुभाव सत्ताओं के योग से उत्पन्न जो आंगिक चेष्टाएं होती है वही हमारे क्या होती है, सात्विक अनुभाव। इसे अयतनजय भाव भी कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है। और सात्विक अनुभाव की जो संख्या है वो कितनी मानी जाती है, 8 मानी जाती है। सतम, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवरणता और अक्षु तथा प्रलय। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ब्रज भाषा गद्य में लिखी हुई टीकाओं की सूची में कौन सी असंगत है। ब्रज भाषा गद्य में लिखी हुई जो टीकाओं की जो सूची है उसमें कौन सी असंगत है। तो बिहारी सतसई की टीका भगवान दीन ने लिखी, कवि प्रिया की टीका जो है हरिचरण दास ने लिखी, रामचंद्रिका की टीका जानकी प्रसाद ने लिखी। ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा क्योंकि ये असंगत है।
उसके अलावा रसिक प्रिया की जो टीका है वो ईश्वरी प्रसाद जी ने लिखी। इस प्रश्न का आंसर भाई थोड़ा सा हमारा गलत हो गया है, तो इस प्रश्न का आंसर हमारा सी नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा डी, क्योंकि जानकी प्रसाद द्वारा रामचंद्रिका की टीका लिखी गई, लेकिन रसिक प्रिया जो टीका है ये ईश्वरी प्रसाद ने नहीं बल्कि सूरती मिश्र ने लिखी है। सूरती मिश्र जी हुए हैं एक हिंदी के अंतर्गत, तो उन्होंने जो है रसिक प्रिया की टीका लिखी है, लेकिन रामचंद्रिका की जो टीका है वो जानकी प्रसाद जी द्वारा ही लिखी गई है। बिहारी सतसई की टीका भगवान दीन जी द्वारा लिखी गई, बिल्कुल सही है। कवि प्रिया की टीका हरिचरण दास ने लिखी, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन रामचंद्रिका जो टीका है ये भी जानकी प्रसाद जी द्वारा लिखी गई है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन रसिक प्रिया की जो टीका है ये ईश्वर प्रसाद नारायण जी द्वारा नहीं बल्कि सूरती मिश्र जी ने लिखी है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर हो जाएगा हमारा डी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हिंदी के रसिक प्रिया जो सबसे प्राचीन टीका है वो सूरती मिश्र जी द्वारा लिखी गई। इनकी टीका का नाम रास गाहक चंद्रिका या जोरावर प्रकाश भी है, और यह 1761 विक्रमी संवत में निर्मित हुई। और आपको पता ही है रामचंद्रिका जो है केशव दास जी द्वारा लिखी गई रचना का नाम है रामचंद्रिका, और इस रचना को जो है छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। ये सभी तथ्य आपको पता ही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। रामचंद्रिका के बारे में बात करें तो लेखक कौन बताया मैंने, केशव दास जी। विषय क्या रहा इस रचना का, यह एक रीति ग्रंथ है। इसमें काव्यांगों के लक्षण प्रस्तुत किए गए हैं। इस रचना में कुल 16 प्रकाश है। श्रृंगार रस चूँकि रसराज भी माना जाता है, श्रृंगार जो रस इसका प्रमुख रस रहा है, और इसे श्रृंगार रस को ही क्या कहा गया है, रसराज। इसलिए मंगलाचरण के बाद प्रथम प्रकाश में इसके भेदों का साथ वर्णन किया गया है। बिहारी सतसई पर लिखी गई और अन्य प्रमुख टीकाएँ जब हम यहाँ पर देखें तो कृष्ण लाल कवि ने लिखी बिहारी के दत्सक पुत्र सर्वप्रथम टीका दोहों की सवैया छंद में बदला है, और सूरती मिश्र ने अमरचंद्रिका नाम से टीका लिखी है। बिहारी के जो ऊपर टीकाएँ लिखी गई है बिहारी सतसई पर, उन टीकाओं की हम यहाँ पर बात कर रही है। तो सूरती मिश्र ने कौन इस नाम से लिखी, अमरचंद्रिका 1737 में, और प्रभु दयाल पांडे जी द्वारा आधुनिक खड़ी बोली टीका 1896। अंबिका दास व्यास की तो आप लोगों ने बार बार पढ़ी ही होगी, तो बिहार नाम से बिहारी सतसई पर इन्होंने टीका लिखी है, काफ़ी प्रसिद्ध टीका हुई है। रोला छंद में भावनुवाद रहा है। उसके बाद बात करें करण कवि की, तो साहित्य चंद्रिका नाम से बिहारी सतसई पर टीका लिखी। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर नाम से लिखी। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ टीका रही है ये खड़ी बोली में 713 दोहे हैं। परमानंद ने लिखी श्रृंगार सप्तशती नाम से बिहारी सतसई पर टीका लिखी, और आनंदी लाल की भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती है परीक्षा की दृष्टि से। फिरंगे सतसई नाम से इन्होंने फारसी का अनुवाद किया हुआ है, तो कई बार पूछ ली जाती है। आनंदी लाल शर्मा ने जो है किस नाम से बिहारी सतसई की टीका लिखी है, या फिरंगी सतसई निम्नलिखित में से किस विद्वान ने बिहारी सतसई पर टीका लिखी है, तो आपको ध्यान रखना है। परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है। एक अंबिका दत्त व्यास जी द्वारा लिखी गई टीकाएँ बिहार, एक जो है आनंदी शर्मा जी द्वारा फिरंगी सतसई, और साथ ही जो है कई बार सूरती मिश्र जी की भी पूछ लेते हैं, और अन्य कवियों की भी पूछ सकते हैं। और लल्लू लाल जी की भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रही है, लाल चंद्रिका नाम से लिखी इन्होंने, और पदम सिंह शर्मा जी ने संजीवनी भाष्य नाम से लिखी। इन टीकाओं को आपको फिर से एक बार रिवाइज कर लेना है, किस नाम से किस विद्वान द्वारा बिहारी सतसई पर टीकाएँ लिखी गई। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 10। इनमें से एक कीर्ति जीवनी नहीं है। इनमें से कौन सी ऐसी कीर्ति है जो जीवनी विधा से संबंधित नहीं है, तो आवारा मसीहा आपको पता ही है।
शरत चंद्र के जीवन पर आधारित विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखी गई जीवनी है। कलम का सिपाही आपको पता है मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है, जो कि अमृत राय जी ने लिखी। शिखर से सागर तक जो जीवनी है वो अज्ञे जी की जीवनी है, और ये जो है राम कमल राय जी द्वारा लिखी गई। लेकिन अनन्या से अनन्या जो है एक आत्मकथा विधा की रचना है, आत्मकथा विधा संबंधी रचना है। स्त्री व्याख्या इसमें दर्शाया गया है, और इसकी जो लेखिका है वो है प्रभा खेतान। एक बार फिर से इन तथ्यों को हम रिवाइज कर लेते हैं, ताकि बार बार रिवीजन करने से ये तथ्य आपको ध्यान रहे। परीक्षा में अगर इनमें से भी कोई प्रश्न पूछ लिया जाए तो आसानी से उनका सही आंसर कर सको। और इन्हीं प्रश्नों में से, इन्हीं तथ्यों में से आपको काफ़ी सारे प्रश्न परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। अनन्या से अनन्या स्त्री व्याख्या की आत्मकथा है। इसकी लेखिका प्रभा खेतान है। आवारा मसीहा शरत चंद्र की जीवनी है। इसके लेखक विष्णु प्रभाकर जी है। कलम का सिपाही मुंशी प्रसाद जी की जीवनी है। इसके लेखक जो है अमृत राय है। शिखर से सागर तक अज्ञे जी की जीवनी है। इसके लेखक राम कमल राय जी है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 11। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर की गई पुस्तक व्योमकेश दरवेश की लेखक कौन है? यानी कि जो ये रचना पुस्तक लिखी गई है व्योमकेश दरवेश, ये किस लेखक द्वारा लिखी गई है? हजारी प्रसाद जी के जीवन पर आधारित ये रचना है। इनके हजारी प्रसाद जी के जीवन को केंद्र में रखकर लिखी गई ये रचना है व्योमकेश दरवेश। तो ये पुस्तक जो है निम्नलिखित में से विश्वनाथ त्रिपाठी जी द्वारा लिखी गई है। व्योमकेश दरवेश हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जीवनी है, जिसके रचनाकार कौन है? विश्वनाथ त्रिपाठी। इसका प्रकाशन 2011 में हुआ। यह हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अब तक लिखी 3 श्रेष्ठ जीवनियों में से एक मानी जाती है। पहली सर्वश्रेष्ठ जीवनी कौन सी मानी जाती है? हिंदी साहित्य के अंतर्गत कलम का सिपाही, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन पर आधारित है, अमृत राय जी द्वारा लिखी गई। फिर है निराला की साहित्य साधना, रामविलास शर्मा जी द्वारा लिखी गई। और आवारा मसीहा जो है विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखी गई। मसीहा के बाद जो है चौथा श्रेष्ठ जीवनी मानी गई है, कौन सी? व्योमकेश दरवेश। आगे बढ़ते हैं। अगला जब हम पॉइंट देखते हैं, तथ्य देखते हैं, इस पुस्तक या रचना और रचनाकार शीर्षक के अंतर्गत द्विवेदी जी पर लिखे गए आलोचनात्मक लेख भी एक चित्र संकलित किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 12। आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित जीवनी है और किसके द्वारा लिखी गई है? ये हमें आधारित है, तो आंसर लिखी गई है, तो नाम आएगा विष्णु प्रभाकर जी का। प्रेमचंद जी की जीवनी कलम का सिपाही के रचनाकार कौन है? अमृत राय। पंत की जीवनी सुमित्रानंद पंत जीवन और साहित्य। पंत की जीवनी सुमित्रानंद पंत जीवन और साहित्य, इसके रचनाकार कौन है? शांति जोशी। निराला की जीवनी निराला की साहित्य साधना, रामविलास शर्मा जी द्वारा लिखी गई। आगे बढ़ते हैं। आवारा मसीहा किस साहित्यकार की जीवनी है? तो ये प्रश्न हम अभी पढ़ चुके हैं भाई, रिपीट हो गया। ये हमारा किसकी जीवनी है? वो आपको पता ही है, शरत चंद्र चटर्जी की जीवनी है। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जो कि बंगला लेखक रहे हैं, उनके जीवन पर किन्होंने लिखी है? विष्णु प्रभाकर जी ने। और आवारा मसीहा का प्रथम संस्करण मार्च 1974 में प्रकाशित हुआ। विष्णु जी की 14 वर्षों की जो है एक सफल साधना भी मानी जाती है ये रचना। अर्धनारीश्वर उपन्यास के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मूर्ति देवी सम्मान इन्हें जो है प्रदान हो चुका है। उसके बाद जो है विष्णु प्रभाकर की जो रचनाएं हैं, ढलती रात, शोपनमयी, अर्धनारीश्वर, धरती अब भी घूम रही है, क्षमादान, दो मित्र, पाप का घड़ा, होरी, ये सभी प्रमुख रचनाएं हैं इनकी, विष्णु प्रभाकर जी। अकाल पुरुष गांधी किसके जीवन पर आधारित रचना है? अकाल पुरुष गांधी नामक जो है ये रचना जैनेंद्र
किसने इस जीवनी की रचना की? सॉरी भाई, किसके जीवन पर आधारित नहीं, महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। और जो है किन्होंने लिखी, किसके द्वारा लिखी गई? ये जैनेंद्र जी द्वारा लिखी गई। जैनेंद्र जिन्होंने जो है अकाल पुरुष गांधी नामक एक जीवनी लिखी महात्मा गांधी के पर। ये जो है इस जीवनी का प्रकाशन 1968 ईस्वी में हुआ। अकाल पुरुष गांधी जीवनी के रचनाकार जैनेंद्र कुमार है। हिंदी में जीवनी लिखने की परंपरा का उद्भव भारतेंदु युग से यानी 1821 के आसपास से माना जाता है। गोपाल शर्मा शास्त्री ने इस युग की महान विभूति स्वामी दयानंद सरस्वती पर हिंदी की पहली जीवनी दयानंद दिग्विजय भी लिखी है। ये भी आप ध्यान रखना है। हिंदी की पहली जीवनी का क्या नाम है? दयानंद दिग्विजय, जो कि किसके जीवन पर आधारित है? दयानंद सरस्वती के जीवन पर आधारित है। और किसके द्वारा लिखी गई? गोपाल शर्मा शास्त्री जी द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 15। गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी कौन सी है? तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने महात्मा गांधी पर श्री गांधी नाम से जीवनी लिखी है। तो गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी जी के जीवन पर आधारित जो जीवनी है उसका नाम है श्री गांधी। घनश्याम बिडला ने बापू नाम से जीवनी लिखी तथा जैनेंद्र कुमार की तो अभी हमने पढ़ी थी, अकाल पुरुष गांधी नाम से गांधी जी के जीवन पर आधारित जीवनी लिखी है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित आत्मकथाएं उनके लेखकों में कौन सा युग्म सही है? सहचर है समय, अमृता प्रीतम, कस्तूरी कुंडल, बसे पर बाखैतान, टुकड़े टुकड़े दास्तान, अमृत लाल नागर, घर की बात जो है चतुरसेन शास्त्री। तो इन सभी में से जो है आंसर हो जाएगा हमारा टुकड़े टुकड़े दास्तान। इनमें से केवल ये ही ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही दिया गया है। और अन्य ये यहाँ पर आत्मकथा संबंधी रचनाएं दी गई है। किस लेखक के द्वारा कौन सी रचना लिखी गई है ये भी हम देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। सहचर है समय लेखक जो है रामदास मिश्र जी है। कस्तूरी कुंडल बसे रचना के लेखक जो है मैत्री पुष्पा जी रही है। घर की बात जो है गुरुदत्त जी की है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 17। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित की गई? तो कितने भाग है हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा के? तो 4 भाग माने गए हैं। आंसर हो जाएगा हमारा डी। हिंदी के लोकप्रिय कवि हरिवंश राय बच्चन की 4 खंडों में प्रकाशित की गई। भाई ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पर प्रकाशित आएगा। तो देख लेते हैं किन किन 4 भागों में प्रकाशित हुई हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखी गई आत्मकथाएं। सबसे पहले आती है क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 ईस्वी में, नीड का निर्माण फिर 1970, बसेरे का दूर 1977, 10 द्वार से सोपान तक 1985। आगे बढ़ते हैं। कस्तूरी कुंडल बसे नामक आत्मकथा के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा हमारा कुसुम अंचल जी द्वारा लिखी गई। सॉरी भाई, मैत्री पुष्पा जी द्वारा लिखी गई। बाई मिस्टेक हो गया, माफ़ी चाहूँगी इसके लिए। मैत्री पुष्पा जी द्वारा लिखी गई ये रचना कस्तूरी कुंडल बसे अभी हमने पहले भी पढ़ी थी, तो ध्यान रखनी है। तो कस्तूरी कुंडल बसे जो मैत्री पुष्पा जी द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। तो इस और अन्य जो यहाँ पर लेखिकाएँ दी गई हैं उनकी भी आत्मकथा संबंधी रचनाओं को हम यहाँ पर देख लेते हैं, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कस्तूरी कुंडल बसे 2002 की। मैत्री पुष्पा जी की आत्मकथा है शीला झुनझुनवाला कृत आत्मकथा कुछ कही कुछ अनकही, काफ़ी बार पूछी जाती है। कुसुम अंचल कृत आत्मकथा है जो कहा नहीं गया। और गोपाल प्रसाद व्यास जी द्वारा आत्मकथा है कहो व्यास कैसी कही। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? मेरी जीवन यात्रा राहुल सांस्कृत्यायन जी की 1946 ईस्वी में लिखी गई। इनकी प्रमुख आत्मकथा है 5 खंडों में इसे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 20। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ यह राजेंद्र यादव की रचना। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ यह रचना है।
रुद्धर्थ वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानते हैं, इसे अर्थालंकार किसने माना? रुद्धर्थ जो है वक्रोक्ति को क्या नाम देते हैं? क्या मानते हैं? शब्दालंकार। लेकिन इसे अर्थालंकार किसने माना? तो ये आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा दंडी। वक्रोक्ति को जो है रुद्धर्थ शब्दालंकार मानते हैं, जबकि वक्रोक्ति को जो है अर्थालंकार मानने वाले विद्वान है दंडी। वामन ने रीति संप्रदाय का प्रवर्तन किया, क्षेमेंद्र ने औचित्य संप्रदाय का और आनंदवर्धन ने ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तन किया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 23 नेपथ्य। मौजूदा हालत को देखते हुए आदमी को मछुआरा नहीं था, आदमी जो मछुआरा नहीं था। कुसुम कुमार के नाटक है। संस्कार को नमस्कार। ओम क्रांति क्रांति। सुनो शेफाली काफ़ी बार पूछा जाता है। दिल्ली ऊंचा सुनो, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। उसके बाद रावण लीला, माधामिट, पवन चतुर्वेदी की डायरी, सलामी, मंच एवं लश्कर चौक, ये सभी रचनाएं जो है कुसुम कुमार जी द्वारा लिखी गई हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 24। अज्ञे की कौन सी रचना यात्रा पर आधारित है? अज्ञे जी द्वारा जो है एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्तांत है इनका। यात्रा वृत्तांत संबंधी रचना है। एक बूंद सहसा उछली, अरे या वार रहेगा याद, यात्रा साहित्य। एक बूंद सहसा उछली यात्रा साहित्य है इनका। और आत्म ने पद इनकी आलोचना संबंधी रचना है। और बावरा हेरी इनका काव्य संग्रह है। आगे बढ़ते हैं। जयदेओल जो है इनका कहानी संग्रह है। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। टॉप 25 प्रश्नों को हमने करने की कोशिश की है। इसी तरह हर रोज़ हिंदी विषय से संबंधित अधिक से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करते रहेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आती है, लगता है आपकी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न हेल्पफुल रहेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक और शेयर अवश्य किया करो, क्योंकि आपके लाइक, शेयर और कमेंट से ही मुझे जो है नेक्स्ट क्लास बनाने का और अधिक मोटिवेशन मिलता है। तो देख लेते हैं आज का और हमारा अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। एक सेकंड भाई। प्रश्न नंबर 25 हमारा सारिका पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया? सारिका पत्रिका का संपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? यहाँ पर ऑप्शन थोड़ी सी गड़बड़ हो चुकी है भाई हमारे ऑप्शनों में, तो ध्यान रखना है आपको। सॉरी भाई, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। प्रश्न में ये पूछा हुआ है किसके द्वारा नहीं किया गया, तो सारिका पत्रिका का संपादन इनमें से जो है राजेंद्र यादव जी द्वारा नहीं किया गया। सारिका पत्रिका जिसका प्रकाशन दिल्ली मुंबई से होता है, उसके संपादकों में चंद्रगुप्त विद्यालंकार, मोहन राकेश तथा कमलेश्वर में मुख्य रूप से कमलेश्वर जी का नाम आता है। हमारा सारिका पत्रिका का संपादक कौन रहे, तो कमलेश्वर जी का नाम आता है, ये आपको ध्यान रखना है। और विद्या चंद्रगुप्त और मोहन राकेश जी भी जो हैं, इन्होंने सारिका पत्रिका के संपादन में अपना योगदान दिया है। और लेकिन जो है राजेंद्र यादव ने हंस पत्रिका का पुनर्प्रकाशन किया है, जो कि प्रेमचंद जी द्वारा किया गया था। हंस पत्रिका का प्रकाशन पहले 1930 में बनारस से, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से आज की क्लास के अंतर्गत हमने 25 प्रश्नों को कंप्लीट करने की कोशिश की है। इसी तरह विद सॉल्यूशन के साथ अगर इस सीरीज़ को आप चाहते हो कि हम आगे धीरे धीरे इसी तरह आगे बढ़ाते रहेंगे, तो कमेंट्स करके अवश्य ही बताना। और ये भी बताना आपको वीडियो कैसे लगी, आपको प्रश्न कैसे लगे। अगर आपको लगता है आपकी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न हेल्पफुल रहेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी करना, और जो है चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन क्लास का आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।